साथियों, आज हम पटवारी के लिए, पीओन के लिए और आरपीसी की जो आगामी और एग्जाम है उनके लिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक और राजनीतिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर विस्तार से यहाँ विश्लेषणात्मक चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इनको पढ़ें, देखें। अपना टॉपिक है भारत एवं राजस्थान की राजनीति एवं व्यवस्था। इसमें अपने पहला बिंदु हम ले रहे हैं वो है कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर। इस पद का सृजन सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, ये 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स नामक गवर्नर ने बंगाल में किया था। हेस्टिंग्स ने बंगाल में किया। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पद है, वो है संभागीय आयुक्त। इस पद का सृजन यानी निर्माण, इस पद का सृजन बेंटिंग ने किया था। किसने किया था? बेंटिंग ने। और वर्ष है इसका 1829। ये दोनों अब भी हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पद हैं। अभी संभागीय आयुक्त में जो राजस्थान में चेंज हुए हैं वो ये है कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था राजस्थान में समाप्त कब हुई? राजस्थान में समाप्त 1962 में। और किसने की थी? सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को अनुपयोगी, खर्चीली मानते हुए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। संभागीय आयुक्त प्रत्येक डिवीजन में बैठता है। जैसे शेखावाटी जनपद का, जयपुर जिले का जयपुर में बैठता है, एक अजमेर में बैठता है, एक भरतपुर में, बीकानेर में। इस प्रकार की सिस्टम है। और पुनः इसको शुरू किया था 1987 में, यानी 25 साल बाद। और शुरू करने वाला व्यक्ति था हरिदेव जोशी। ये राजस्थान स्तर की बात हम कर रहे हैं। फिर आगामी क्वेश्चन अपना वो है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कौन से हैं जो आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं? आरपीएससी के सदस्य रह चुके और जो राज्यपाल भी रह चुके वो है रघुकुल तिलक। क्या नाम है इनका? रघुकुल तिलक। इसके बाद आगामी क्वेश्चन अपना, राजस्थान के वो मुख्य सचिव जो आरपीएससी के मेंबर भी रहे, उनका नाम है सांवलदान उज्ज्वल। सांवलदान उज्ज्वल ये आईएएस थे और आरपीएससी सदस्य प्लस इनके साथ ये क्या रहे? आरपीएससी मेंबर के साथ साथ उससे पहले ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे थे। ये चर्चा हो गई हमारी सांवलदान उज्ज्वल के बारे में। ये कुछ चुनिंदा और बिरले उदाहरण हैं। फिर आगामी हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में विश्वास मत कितनी बार रखा गया। तो राजस्थान में अभी तक विश्वास मत 5 बार। अविश्वास अलग होता है, विश्वास अलग होता है। विश्वास मत राजस्थान में 5 बार रखा गया। 3 बार भैरव सिंह शेखावत ने और 2 बार किसने रखा? अशोक गहलोत ने। साथियों, विश्वास मत सरकार के द्वारा रखा जाता है और अविश्वास मत विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है।
अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसकी। अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में आता है वो नियम, लोकसभा का जो नियम है 191 के तहत अविश्वास प्रस्ताव आता है और ये केवल लोकसभा में आता है। एक मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है, पूरी सरकार के खिलाफ भी आ सकता है। भले ही एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास पारित हो जाए, सरकार चली जाएगी। सरकार पूरी के खिलाफ होता है तो सरकार चली जाती है। इसमें कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य इसको रख सकते हैं। 50 से कम व्यक्ति या सांसद इसको नहीं रख सकते। फिर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता कौन रहे। राज्य में सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता, ये नाम है भैरव सिंह शेखावत का, जो बहुत लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे। और वसुंधरा राजे का नाम यदि आता है तो वो कभी विपक्ष की इसमें नहीं रही। लंबा टाइम किसका है? भैरव सिंह शेखावत का। और भैरव सिंह शेखावत के नाम एक और भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन का सामना यानी 2 बार ये किसने किया है? भैरव सिंह सरकार ने। एक तो लगा था 1980 में और बाद में लगा था 1992 में। 1992 के बाद राजस्थान में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने उस समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उस समय वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में थे। सीएम बनते समय भैरव सिंह मध्य प्रदेश, एमपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। और वो भी बीजेपी के नहीं थे, क्योंकि बीजेपी तो बड़ी 1980 में है। तो पहले वो जनसंघ में थे। किस में थे? जनसंघ। और जनसंघ के कुछ घटकों का बाद में जनता पार्टी में विलय हुआ था। और जब भैरव सिंह पहले मुख्यमंत्री बने, यानी राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, ये नाम भी भैरव सिंह शेखावत का है। लेकिन उनकी पार्टी उस समय, साथियों बहुत ध्यान रखें, ये पार्टी है जनता पार्टी थी। और फिर जब वो 90 में बने तब उनकी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और जब 1993 में जब वो बने तो उनकी पार्टी थी वापस भारतीय जनता पार्टी। अभी एक प्रश्न आया है आरपीएससी में, वो है कि कितनी बार बीजेपी ने राजस्थान में अल्पमत में सरकार बनाई है? बीजेपी ने राज्य में 2 बार अल्पमत सरकार बनाई। यानी ये है 1990 और 1993। 1993 में जो सरकार थी उसमें अधिकांश निर्दलीय सहयोगी थे। और 1990 में जनता दल और इनका एक टाई अप था, लेकिन स्पष्ट बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। अब हम अशोक गहलोत की बात करते हैं। अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे। कितनी बार रहे? 3 बार। इनमें एक बार तो स्पष्ट बहुमत था, एक बार बहुमत, बाकी 2 बार जैसे 2008 और 2018 दोनों बार बहुमत नहीं था। यानी 96 सीटें थी एक बार 2018 में, और पहले भी लगभग इतनी थी। 2 बार अल्पमत के सीएम रहे हैं, अल्पमत में। तो 2 बार अल्पमत में कौन रह गए? भैरव सिंह जी। और 2 बार रह गए अशोक गहलोत। बहुत इजी तरीके से आपके
ये याद हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है साथियों, लोकसभा की जो समितियां हैं उनमें एक है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PAC, यानी पब्लिक अकाउंट समिति। ये कैग की रिपोर्ट से इसका काम शुरू होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये होगा अपने लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का दूसरा नाम इसका पोस्टमार्टम समिति भी कहते हैं। इसको कौन सी समिति कहते हैं? पोस्टमार्टम समिति, क्योंकि ये खर्च होने के बाद उसका विश्लेषण करती है। पोस्टमार्टम वैसे व्यक्ति के मरने के बाद होता है, उसी प्रकार ये भी व्यय होने के बाद उसका विश्लेषण करने का काम करती है। फिर एक साथियों समिति है, अच्छा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। ये याद रखें कि विपक्ष का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है और इसका मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फिर एक साथियों समिति है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। ये केवल लोकसभा की है। इसमें 15 मेंबर होते हैं और 15 के 15 किसके हैं? लोकसभा के। प्राक्कलन को आप ऐसे समझे प्र प्लस आकलन, प्रधन आकलन हो गया। आकलन का अर्थ अनुमान करना किसी चीज का, एस्टिमेट करना, ये होगा प्राक्कलन। और फिर एक समिति आ गई लोकसभा की, वो है लोक उपक्रम समिति। ये संसद की है, लोकसभा की नहीं है। लोक उपक्रम समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। ये हो गया लोक उपक्रम समिति। तो 3 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा में। लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। दूसरी हो गई अनुमान समिति, जिसको हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं या अंग्रेजी में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। और तीसरी समिति हो गई लोक उपक्रम, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, सरकार के जो उपक्रम है, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं या अन्य जो संस्थान है, उनका कंट्रोल करने का काम प्राक्कलन समिति करती है। फिर आगामी प्रश्न है साथियों, राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति ने रखी थी? SN राव समिति ने जयपुर को राजधानी बनाया। किसने? SN राव समिति ने जयपुर को राजधानी माना। ये आपके क्लियर हो गया। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं। संविधान समीक्षा आयोग, यानी पूरे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की रिव्यू के लिए एक वाजपेयी सरकार ने एक आयोग बनाया था। उसका नाम था MN वेंकट चलैया आयोग। क्या नाम था उसका? MN वेंकट चलैया आयोग। यह था संविधान समीक्षा आयोग। पूरे संविधान की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया था। कौन सी सरकार के द्वारा? वाजपेयी सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। फिर आगामी प्रश्न है अपना कि भारत में कितने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन करने वाले आयोग बने हैं? तो वो 2 है साथियों, केंद्र राज्य संबंध आयोग। ये 2 है। पहला था सरकारिया आयोग। कौन सा था? सरकारिया आयोग। और दूसरा था MM पुंछी आयोग। कौन सा था? MM पुंछी आयोग। मदन मोहन पुंछी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में, और न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया ये भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो सरकारी आयोग का गठन इंदिरा गांधी ने किया था और इसकी रिपोर्ट राजीव गांधी के समय 1988 में आई थी। MM पुंछी आयोग जो है, इसका गठन मनमोहन सिंह सरकार ने 2007 में किया था। कौन सा वर्ष है इसका? 2007। तो ये सारे अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। फिर एक प्रश्न आता है आपातकाल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था 1975 में और अभी 2025 में इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। आपातकाल, जिसको इंदिरा गांधी ने भारत में थोपा था, आपातकाल,
ये 25 याद रखें आप, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति शब्द क्या काम में लिया गया कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया। और ये लगाने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय राष्ट्रपति थे भारत के फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यानी अर्धरात्रि को, यह 25 जून की अर्धरात्रि को आपातकाल लगाया गया था। विपक्ष के नेताओं को, जिनमें आडवाणी, वाजपेयी, मोरारजी सहित बहुत बड़े बड़े नाम, जयप्रकाश नारायण कई थे, इनको कई लंबे समय तक जेलों में बंद रखा गया। फिर इसके बाद आता है साथियों कि बजट कितने दिनों में पारित होना चाहिए? तो बजट कितने दिनों में? बजट 75 दिन में, 75 दिन में पारित होना चाहिए। यानी लोकसभा में प्रस्तुति के बाद या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुति के बाद कम से कम 75 दिन के अंदर बजट पारित होना चाहिए। फिर एक प्रश्न आगामी है, वो है कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल बैठकें, तो साथियों इसका जवाब है 11। कितनी बैठकें हुई थी? नहीं, अधिवेशन 11 हुए थे, बैठकें 105 थी। अधिवेशन कितने हुए? 11। और बैठक इसकी कितनी हुई? 105। संविधान सभा के ऊपर लगभग अब सभी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें संविधान सभा को भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अब जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया उसमें 299 सदस्य थे, और जो कैबिनेट प्रस्तावों के तहत अविभाजित भारत की जो बनी थी उसमें कुल कितने थे? 389। और स्वतंत्र भारत की जो थी उसमें थे 299, जिनमें 70 तो थे देशी रियासतों के। किनके थे? देशी रियासतों के। और 229 थे प्रांतों के, जो ब्रिटिश प्रांतों के थे। ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना गया था, और इनका चुनाव राज्य की विधानसभाओं ने किया था, जबकि जो देशी रियासतों के थे उनका मनोनयन संबंधित राजाओं ने किया था। फिर साथियों एक प्रश्न और है, वो है लेखांकन और लेखा परीक्षण भारत में पृथक कब किया गया? लेखांकन और लेखा परीक्षण, ये दो पहले एक ही चीज थी। इसको अकाउंटिंग कहा जाता है इंग्लिश में, और लेखा परीक्षण को ऑडिटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडिटिंग। और ये है अकाउंटिंग, यानी अकाउंट रखना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पृथक्करण, यानी इनको अलग अलग कब किया गया? वो है 1976। 1976 से पहले ये पद एक ही हुआ करता था, लेकिन बाद में क्षेत्र से इनको अलग अलग कर दिया गया। फिर एक प्रश्न है कि विधानसभा की कुल समितियां कितनी हैं? तो साथियों इसका जवाब है 20। विधानसभा की सामान्य समिति तो है 16, सामान्य 16। वित्तीय समितियां कितनी हैं? 4 हैं, और तो कुल हो गया 20। अब जो भारत का जो संघ है, इसकी प्रकृति के ऊपर पॉलिटिकल साइंस में बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। जैसे कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली थी, अमेरिका भी एक संघीय देश है, लेकिन भारत का जो संविधान है या जो इसकी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्लियर कट ये नहीं लगता कि भारत एक संघ है। तो अलग अलग वैज्ञानिक जो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने इसके लिए अलग अलग नाम दिए साथियों। वो है पूर्ण संघ, यानी भारतीय संविधान को पूर्ण संघ किसने कहा? ये नाम है एम.वी. पायली। ये संविधान विशेषज्ञ थे एम.वी. पायली। तो पूर्ण पायली याद रखें, पैपे से बहुत इजी याद रहेगा। पूर्ण संघ पायली ने कहा। और अर्ध संघ भारतीय संविधान को किसने कहा? अर्ध संघ ये कहने वाले थे के.सी. वेयर। कौन थे? के.सी. वेयर। इन्होंने इस संविधान को अर्ध संघ कहा था। फिर एक शब्द आता है सौदेबाजी का संघ। सौदेबाजी संघ, ये भारतीय संविधान को या भारतीय संघ की जो व्यवस्था है उसको मॉरिस जॉनसन, एक अंग्रेज था, मॉरिस जोन्स, इसने भारतीय संघ को एक सौदेबाजी का संघ कहा था।
और हम यदि वास्तव में चर्चा करते हैं तो संविधान में आप रट लें, यह प्रश्न कई बार आता है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी फेडरल। संघ शब्द के लिए क्या अंग्रेजी का शब्द आता है? फेडरल। लेकिन फेडरल शब्द हमारे संविधान में नहीं आया है। संविधान में फेडरल के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स आया है, जबकि कनाडा, अमेरिका, इनमें क्लियर कट फेडरल शब्द आता है। ये सारी चीजें हमारी हमने काफी इन पे चर्चा कर ली। फिर हम चर्चा कर रहे हैं 103वां संविधान संशोधन क्या है। 103वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का मतलब होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो लोग अन्य किसी भी आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे और कुछ मापदंड है उनको पूरा करते हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण दिया गया। ये भारत का एक नवीन प्रयोग था। फिर हम चर्चा करते हैं उमराव। ये उमराव किसको कहा जाता था? उमराव ये मेवाड़ के सामंत थे। सामंत जानते हो आप, जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। वो जो नीचे जो जागीरदार थे, ठाकर थे, या जो टैक्स उगाने वाले 5-10-20 गांवों के ऊपर थे, उनको कहते थे। मेवाड़ में सामंतों को क्या कहा जाता था? उमराव। आगामी वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वो भी करेंगे, और गणित के और कुछ मेंटल एबिलिटी के भी करेंगे, ताकि आपका चयन हो सके। धन्यवाद।